नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं निशा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरूद, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज की अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगी अंतराल भाग 2 का चौथा अध्याय, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में इसके लेखक हैं प्यारे बच्चों प्रभाष जोशी। चलिए मैं आपको पाठ का परिचय एवं सार विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। प्रभाष जोशी प्यारे बच्चों वरिष्ठ पत्रकार थे। अंतराल भाग 2 में संकलित उनका लेख अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में अक्टूबर 2006 को जनसत्ता समाचार पत्र में लिखी कागज कोरे स्तंभ में छपा था। यह पाठ यात्रा वृत्तांत विधा के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह पाठ यात्रा वृत्तांत विधा के अंतर्गत आता है। जोशी जी मालवा प्रदेश के रहने वाले थे। आपको लेखक के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। ये थे मालवा प्रदेश के रहने वाले। मालवा है पठार वाला इलाका। इस दक्षिणी पठार की ढाल उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर नहीं है। यह लेख में उन्होंने रेल मार्ग से उज्जैन से इंदौर तक की अपनी यात्रा का विवरण दिया है। लेख में पूरी आत्मीयता के साथ इसलिए इस लेखक ने क्षेत्र के खेत खलिहानों, धूप, बारिश, नदी नालों, जोहर, तालाबों के साथ साथ यहाँ की तीज त्योहारों और यहाँ का रहन सहन भी चित्रित किया है। यहाँ के लोग नदियों पर ममता क्यों रखते हैं, जल संग्रहण कैसे करते हैं आदि प्रश्नों का उत्तर लेखक इस लेख में देता है। मालवा की समृद्धि अब प्यारे बच्चों वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। यहाँ बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था। विकास योजनाओं से यहाँ का पर्यावरण अब नष्ट हो रहा है। इन सब के प्रति लेखक की चिंता भी इस लेख में दिखाई पड़ती है। लेखक दुखपूर्ण कहता है कि जिस मालवा क्षेत्र के विषय में कहा जाता था मालवा धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, आज खाओ उजाड़ू सभ्यता का शिकार हो गई है। यह पश्चिमी सभ्यता है जिसमें वर्तमान में सब कुछ भोग लेने का भाव रहता है और भविष्य की या आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं की जाती है। और अमेरिका और यूरोप की इस विचारधारा प्रगति के मॉडल के कारण विश्व का पर्यावरण नष्ट हो रहा है। लेखक इंदौर से उज्जैन आने वाली गाड़ी में सवार हुआ और राजस्थान में खिली धूप पीछे रह गई। मालवा की धरती पर अभी भी वर्षा ऋतु का प्रभाव दिख रहा था और चारों ओर गड्ढों, नदी नालों और बरसात का मटमैला पानी भरा हुआ था। नवरात्रि शुरू हो गए थे, फिर भी आकाश में बादल मंडरा रहे थे, मानो वर्षा ऋतु जाते जाते थमका रही हो। कहीं कहीं बादलों के बीच से उजली चटक धूप भी निकल आती थी। लेखक ने गाड़ी में बैठते ही आशा की थी कि वह मालवा के खेतों में लहलहाती ज्वार, बाजरे, सोयाबीन की फसलें देखेगा, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखेगा, परंतु उसे चारों ओर बारिश का पानी ही दिखाई दिया। नवरात्रि प्रारंभ हो गए थे। हर स्टेशन पर चटक रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं दुर्गा स्थापना करती हुई देखी जा सकती थी। नारदा स्टेशन पर मीना जी ने उन्हें बिना चाय की बढ़िया चाय और भाजियां लाकर दी। मीना जी को भारतीय हॉकी टीम के कुलालमपुर में हारने का दुख था। उसने बताया कि अधिक वर्षा के कारण से सोयाबीन की फसल भी नष्ट हो गई और गेहूं तथा चना भी अच्छा हो गया था। रास्ते में शिप्रा नदी बहती हुई दिखाई पड़ी जिसमें भरपूर पानी था। पिछले महीने शिप्रा में बाढ़ आई थी। लेखक ने टीवी पर देखा कि
कि भोपाल, इंदौर, धार और देवास में सब जगह बारिश हुई थी। बाढ़ का कोई खतरा नहीं था। शिप्रा यूं तो छोटी नदी है, परंतु महाकालेश्वर के चरण धोकर पवित्र हो गई थी। और उज्जैन से इंदौर यदि देवास के रास्ते जाया जाए तो पठार के आंगन से मानो गुजरना पड़ता है। अक्टूबर में चारों ओर खूब हरियाली दिखाई पड़ी। कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया सभी पानी से पूरी तरह भरे थे। पानी की बहुतायत और घनी हरियाली को देखकर लेखक गदगद हुआ और अनायास ही उसके मुंह से निकला कि इस बार मालवा खूब पका है, अर्थात यहाँ भरपूर फसल हुई है। लोग दिवाली, दशहरा शान से मना पाएंगे और उसे विश्वास था। इंदौर पहुंचकर लेखक उत्साह से भर गया। उसने दवा से कहा कि इस बार वह सारे पहाड़, नदी नाले, ताल तलैया और जलाशय खुद चलकर जाएगा। अचानक लेखक को याद आया कि वह 70 को पार कर चुका है और अब उसके लिए जवानी के दिनों की तरह पर्वतों को पार करना, नदी नालों को लांघना और धरती पर लोट-पोट करना संभव नहीं है, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका है, इसलिए संभव नहीं है। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। लेखक ने नर्मदा मैया के 2 जगह दर्शन किए। ओंकारेश्वर से नर्मदा को देखा, जहां उस पर कंक्रीट का विशाल बांध बनाया जा रहा था। यहाँ नदी कहीं छिछली, कहीं गहरी, कहीं धीमी, कहीं तीव्र गति से बहती दिखी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पवित्र जल पहले जैसा शांत नहीं दिखाई पड़ा। बांध के काम में लगी मशीनों के शोर से वहां की शांति भंग करती थी। बांध के बावजूद नर्मदा में पर्याप्त जल था। नेमावर के पास बजवाड़ा में लेखक ने शांत, गंभीर और पानी से भरी नर्मदा मैया के दर्शन किए और इसी के किनारे रात भी गुजारी। नदी के किनारे बैठना उसे माँ की गोद में बैठने जैसा सुखकर लगा। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते समय विंध्या के घाटों से होकर जाना होता था। पहाड़ों पर सागौन के पेड़ लहराते हैं। पत्ते घने ही घने नहीं थे, परंतु पेड़ों की फुनगियां पर फूल खिले थे। पेड़ों से टूटे पत्तों के ढेर लगे थे। बिजवाड़ में भरपूर पानी था और हर नाला पानी से भरा हुआ बह रहा था। पहाड़ों की छाती से निकलने वाली असंख्य जल स्रोत यहाँ की मिट्टी को नवजीवन देते हैं। नेमावर के रास्ते में ही केवड़ेश्वर है, जहाँ से प्यारे बच्चों शिप्रा नदी निकलती है, केवड़ेश्वर से निकलती है। कालिदास ने इस नदी का गुणगान किया है, परंतु यह छोटी सी नदी है। उज्जैन में भगवान शिव के चरण पखारने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। चंबल नदी विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकलती है। प्यारे बच्चों, जो चंबल नदी है वह विंध्या के जाना पाव पर्वत से निकलती है। यह इटावा के पास जमुना में जा मिलती है। यह निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड से होती हुई ग्वालियर पहुंचती है और यहाँ से आगे प्यारे बच्चों इटावा तक जाती है। चंबल गंगा के पश्चात भारत की दूसरी बड़ी नदी है, आपको पता होना चाहिए, जिसे लेखक ने विलोद में देखा। इस पर विवाद बना है, फिर भी इसमें जल की कमी नहीं है। इस पर बना गांधी सागर पानी से इतना भर गया कि सारे फाटक खोलने पड़े। गंभीर नदी अपेक्षाकृत छोटी है। हालोद के आगे बने यशवंत सागर को इस बार इसने इतना पानी दिया कि उसके 2500 साइफन खोलने पड़े और पिछले 67 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ। पार्वती, काली सिंधी नदियां भी किनारे तोड़कर वही और उनका पानी पुल के ऊपर से बहता रहा। लेखक के अनुसार उस साल मालवा की सारी नदियों में बाढ़ आई। नर्मदा में भरपूर पानी था। पुरानी कहावत मालव धरती कहन गंभीर, डग 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 रोटी पग पग नीर की कहावत सच्ची सिद्ध हो रही थी। नदियों का सदा नीरा होना समृद्धि लेकर आता है, यानी कि पूरी साल बहना। नदियों के पश्चात लेखक मालवा के तालाबों की चर्चा करता है। जल संरक्षण की भारतीय परंपरा पुरानी है। मालवा के प्राचीन राजाओं विक्रमादित्य और मुंज भोज आदि से ने इसका महत्व समझा था। पठार पर पानी को रोकने रखने के लिए
विशालकाय तालाब बनवाए थे। लेखक व्यंग्यपूर्ण कहता है कि आज हम वर्षा का जल बेकार बहने देते हैं, तालाबों में गाद भरी है और हम धरती की कोख से गहरे में उतरकर पानी खींच रहे हैं, जिससे जल स्तर नीचे गिर रहा है। यही कारण है कि आज मालवा सूखा है। लेखक के अनुसार इस वर्ष खूब वर्षा हुई, जिसे वेलावली, पिपलिया, पाला, सिरपुर जैसे तालाब पूरी तरह भर गए और यशवंत सागर के सारे साइफन चलाकर पानी को नियंत्रित करना पड़ा। इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में पानी कम था। हाथीपाला में नदी का जल इतना गहरा रहता था कि उसे पार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे भी पर्याप्त पानी रहता था। इंदौर की नदियों में भी इस क्षेत्र को हरा भरा बनाया था। आज यहाँ नदियाँ सड़े हुए नालों में बदल गई है। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंधी और चोरल सभी नदियों का यही हाल है। अब यह सदा नीरा नदियाँ बरसाती नदियाँ बनकर रह गई है। चौमासे में इसमें वर्षा का पानी रहता है और शेष सारा वर्ष इनमें गंदे शहर के नालों का पानी बहता है। लेखक दुखपूर्वक कहता है, नदियों की महान सभ्यताओं को जन्म दिया, परंतु आज की सभ्यताएं नदियों को गंदे नालों में बदल रही है। लेखक जिस वर्ष की यात्रा का विवरण दे रहा है, उस वर्ष मालवा में 35 इंच वर्षा दर्ज हुई थी और जो 35 इंच वर्षा दर्ज हुई थी, जो औसत वर्षा है। इतने में नदियाँ, तालाब, जोहड़, बावड़ियाँ पानी से भर गए। लेखक नई दुनिया अखबार की लाइब्रेरी में मालवा में पड़ी बारिश के 120 साल के रिकॉर्ड देखने के पश्चात कहता है कि केवल 1899 में यहाँ 15.75 इंच वर्षा हुई, जो औसत से कम थी। भारत में इसे 56 का अकाल भी माना जाता है। मालवा में तब भी अन्न जल की कमी नहीं हुई। राजस्थान तथा मारवाड़ तक के लोगों ने यहाँ आश्रय लिया। केवल 1973 में यहाँ 70 इंच अर्थात औसत से कहीं ज़्यादा वर्षा हुई। तब भी यहाँ के यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपलिया, पाला के विशाल जलाशय टूटकर नहीं बहे। लेखक के कहने का भाव यह है कि जल भंडारण की ऐसी पद्धति यहाँ विकसित की गई थी कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि की स्थिति में भी जल संकट नहीं होता था। लेखक का यह कहना है कि यदि हम अपने तालाब, नदियाँ, नाले और अन्य जल स्रोत संभाल कर रखें तो 1-2 साल का संकट यूं ही पार हो जाता है। मालवा में 28 इंच वर्षा को सामान्य वर्षा माना जाता था। और लेखक प्रभाष जोशी जी नई दुनिया अखबार की लाइब्रेरी में कार्यरत कमलेश सेन और अशोक जोशी द्वारा जुटाई सूचनाओं के आधार पर कहते हैं कि पूरा पर्यावरण का संतुलन अब बिगड़ गया है। समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। मौसम का चक्र प्यारे बच्चों गड़बड़ा गया है। लद्दाख में बर्फ की जगह अब वर्षा हो रही है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये जो क्लाइमेट है वो पूरा का पूरा अब चेंज हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर में जहाँ लोग बारिश को तरसते थे, वहाँ अब बाढ़ आ रही है। यूरोप और अमेरिका तक में अब प्यारे बच्चों गर्मी बढ़ रही है। पूरे वातावरण का तापमान कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। प्रदूषणकारी गैसें सर्वाधिक उन्नत राष्ट्र संकट जो है पैदा कर रही है। अमेरिका की खाओ उजाड़ू सभ्यता पूरे विश्व पर हावी हो गई है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है प्रदूषणकारी गैसें कौन उत्पन्न कर रहा है? जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हम भी विकास अथवा विनाश के अमेरिकी रास्ते पर चलकर अपने जल स्रोत नष्ट कर रहे हैं। मालवा सूख रहा है प्यारे बच्चों और हमारी जीवन पद्धति नष्ट हो रही है। तो ये थी इस पाठ की व्याख्या। सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आएगी। यदि प्यारे बच्चों अभी तक आपने मेरा चैनल निशा ठाकुर GSS बरोट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें
ताकि आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।